नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रयास के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं 18 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ है थर्ड ग्रेड लेवल 2 के, उसके मैथ के सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पत्ता हुक्म का हो लेकिन इक्का ना हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 52 पत्तों में से चयन करना है। ठीक है, किसका? एक हुक्म का पत्ता होना चाहिए। ठीक है, तो 52 पत्तों की जो संभावना है, हम ये कहें कि टोटल पत्ते कितने हैं दोस्तों? 52 हैं, और उसमें से हुक्म का पत्ता हो तो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13। लेकिन इसने ये कहा कि हुक्म का पत्ता तो होना चाहिए लेकिन क्या नहीं हो? इक्का ना हो। तो अगर टोटल 13 पत्ते हैं और उसमें से इक्का नहीं हो तो हमारे पास पत्ते कितने बचे? 12। तो 12 का चयन करना है कितने में से? 52 में से। अब आप इसको काटेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा कितना? 3। ठीक है ना, तो यहां से आपकी जो वैल्यू बनेगी वो 3 बटे कितना बनेगी? 13। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो 3 बटे 13 चौथा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का क्वेश्चन, ये भी प्रायिकता से ही है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त संभव परिणामों में से चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो चित्त आने की प्रायिकता, ठीक है, चित्त क्या होता है दोस्तों? हेड होता है। ठीक है ना, अगर हम 3 सिक्के को उछाल रहे हैं तो 3 सिक्के को उछालने की जो टोटल संभावना है वो 2 की पावर 3 बराबर कितनी रहेगी? 8 रहेगी। ठीक है ना, अब उन तीनों पर ये कह रहा है कि सभी पर चित्त आने की प्रायिकता, तो सभी पर हेड आए तो यहां पर हेड हेड और हेड आने की जो संभावना है वो कितनी रहेगी दोस्तों? 1। तो हम ये कहेंगे कि टोटल 8 में से तीनों पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/8। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 1/8। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्या कह रहा है कि निम्न बंटनों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। निम्न बंटनों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये बंटन आपको दे रखी है, ऑप्शन आपको 15, 25, 28 और 30 है। देखिए दोस्तों, आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक पद विचलन विधि से आप कर सकते हैं, आप कल्पित माध्य की सहायता से कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक्स और एफ। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31 दे रखी है। ठीक है ना, और f कितना दे रखा है? 13, 15, 16, 18, फिर 16, 15 और कितना दे रखा है? 13। यदि हम किसी बंटन का या किसी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो समांतर माध्य ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो होता है x बार बराबर समेशन fx अपॉन समेशन ऑफ, क्योंकि समांतर माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अगर हम यहां से f इंटू एक्स निकाले तो देखो f इंटू एक्स निकालेंगे तो fx की वैल्यू कितनी होगी? आप 19 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे? 13 से, तो कितना रहेगा? 247। ठीक है, ऐसे ही आप 21 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 15, 5 और 30 रे कितना हो गया? 31। ठीक है, ऐसे 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो गया, और 16 और 32 और 4 कितना हो रहा है? 36, तो 368 होगा। इसी प्रकार अगर 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 18 पंजे 90, और 18 गुना 2 36 और 9 कितना हो जाएगा? 450। अब 27 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना रहेगा? 16 4 64 और 112 हो गया, और फिर आप यहाँ 16 गुना 2 32, 32 और 11 कितना हो रहा है? 43, तो 432 हो गया। 29 को आप 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 435, और इस प्रकार अगर 31 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 13 3 39 और 1 40। तो हमारे पास जो टोटल fx है वो कितना आ रहा है दोस्तों? आपका 247, 315, 368, 450, 432, 435 और 403 आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से सम करें, समेशन ऑफ fx निकालें, तो आपके पास यहाँ पर 2650 आ रहा होगा। कितना आ रहा है? 2650। और समेशन ऑफ f की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 106। अगर हम समांतर माध्य ज्ञात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो समेशन ऑफ fx की जो वैल्यू है वो 2650 है, और यहाँ पे कितना है दोस्तों? 106 है। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप 2650 बटे कितना लिखोगे? 106। तो आप यहां से काट के देखिए
तो x बार बराबर 2650 बटे 106, और 106 से आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो अपने पास जो x बार की वैल्यू है वो 25 होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है कि यदि n संख्याओं का माध्य, यदि n संख्याओं का माध्य x बार है और प्रथम n-1 संख्याओं का योग लैम्डा है तो श्रेणी का अंतिम मूल्य ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n संख्याओं का माध्य x बार है तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, n x बार हो जाएगा। अब इसमें से ये कह रहा है कि n-1, तो जो n संख्या थी उसमें से मैंने एक कम किया तो n-1 का योग ही बता रखा है, कितना, योग ही कितना है, लैम्डा है। तो आप देखिए टोटल संख्याओं का योग n x बार है और उसमें से एक कम जो संख्या कर रहे हैं उसके बाद n-1 संख्याओं का योग कितना है, लैम्डा है। तो आपको अंतिम संख्या चाहिए, तो अंतिम संख्या कब मिलेगी, जब पूरे योग में से जो ये n-1 का योग घटा देंगे तो जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या, वो अंतिम संख्या आपकी होगी n x बार में से क्या घटाएंगे, लैम्डा। तो हमारा जो आंसर है वो n x बार माइनस लैम्डा होगा। तो सही आंसर दोस्तों कौन सा रहेगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो आयतनों का अनुपात यदि 8:125 है तो सीधी सी बात है इनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा दोस्तों, 2:5, क्योंकि हम क्या कर देंगे, घनमूल। ठीक है, फिर हमें चाहिए क्या, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल के लिए हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 4 और 5 का कितना हो जाएगा, 25। तो आपका जो आंसर है रहेगा वो 4 अनुपात कितना रहेगा, 25। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है दोस्तों कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या r है और एक शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या r है, दोनों का आयतन बराबर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो गोला है, तो गोले का जो आयतन है वो 4/3 और त्रिज्या r है तो क्या हो जाएगा, πr3। और फिर शंकु की आधार की त्रिज्या भी कितनी है, r। तो शंकु का आयतन कितना होगा दोस्तों, 1/3 पाई, त्रिज्या r है तो r² और इसकी ऊंचाई में क्या मान लेता हूं, h। अब दोनों का आयतन आपस में बराबर है तो दोनों के आयतन को मैंने बराबर किया तो देखो 3 से 3, पाई से पाई कैंसिल हो गया और देखो r² से यहां पर एक r बच गया तो ये 4r इक्वल टू कितना हो गया, h। तो ये शंकु की ऊंचाई है h, जिसका मान कितना आ रहा है, 4r। तो हमें शंकु की ऊंचाई ही ज्ञात करनी थी, तो आंसर आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 किलोमीटर स्क्वायर है। इस पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई, तो मतलब तिर्यक ऊंचाई L की वैल्यू दे रखी है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, और ये कह रहा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु का आधार कौन सा होता है दोस्तों, वर्ताकार होता है। क्या होता है, वर्ताकार। और वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r² होता है ना। तो इसकी वैल्यू 1.4 किलोमीटर स्क्वायर दे रखे हो, मतलब वर्ग किलोमीटर आप कह सकते हो। अगर हम यहां से r की वैल्यू कैलकुलेट करें तो r² बराबर क्या लिखोगे, 1.54 बटे में पाई, तो पाई यहां पर 22 हो जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा, 7। अगर हम r² बराबर लिखना चाहें इसको तो 154 गुणा 7 बटे 22, इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 100। अब देखो 22 से ये कट जाएगा कितनी बार, 7 बार। r² बराबर 7 गुना 7 बटे 100। तो अगर r की वैल्यू तो दोनों तरफ वर्गमूल कर दो तो 7 गुना 7 का तो 7 हो गया और 100 का कितना हो गया, 10। तो त्रिज्या कितनी हो गई दोस्तों, 0.7 किलोमीटर। अब हमें क्या चाहिए, हमें पर्वत की ऊंचाई चाहिए और हम जानते हैं कि जो पर्वत की ऊंचाई है h² की वैल्यू वो L² माइनस r² के इक्विवेलेंट रहेगी।
ठीक है। और एल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2.5, 2.5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 0.625 होगा, ठीक है। और आर कितना है 0.7, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 0.49। और एच स्क्वायर बराबर ये वैल्यू कैलकुलेट होगी तो इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 5.76 के समथिंग होगी, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर बराबर 5.76, तो हम एच का मान निकालेंगे तो दोनों तरफ वर्गमूल कर दीजिए, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा दोस्तों वो थर्ड ऑप्शन रहेगा 2.4 किलोमीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है 2, h बराबर 2√3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए तो L बराबर हम लिखेंगे रूट एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखो एच स्क्वायर प्लस क्या होगा आर स्क्वायर। तो h इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुणा 2 12 हो गया ना, प्लस इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, तो √16। अब √16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना रह जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो L की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर रहेगी, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण पे डाले गए लंब क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप सभी जानते हैं कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा विकिरण, ठीक है, और इसी विकर्ण पे डाले गए लंबों का योग, लंबों का क्या होता है योग होता है। अब यहां पर आप देखिए 1/2, एक विकर्ण तो आपको कितना दे रखा है 20 दे रखा है, और 2 लंब दे रखे हैं 8 और 6, तो दोनों का सम चाहिए। तो 8 और 6 कितना हो रहा है 14, और यहां से देखिए ये 10 डिवाइड होगा, 10 से 14 गुणा कितना हो गया 10, 14 गुणा 10 140 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या रहेगा आंसर। तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे हम बात करें। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक वर्गाकार खेत की फसल 150 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्च 1350 रुपए है। इसके चारों ओर 8 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च आपको बताना है। देखो 150 रुपए प्रति हेक्टेयर, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक हेक्टेयर का जो मूल्य है वो कितना है 150 रुपए है, और इसने खर्च कितना किया टोटल 1350 रुपए। तो 1350 रुपए कितने हेक्टेयर पर खर्च किया, तो वो कैलकुलेट करें तो हम ये कहेंगे कि सर 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/50, 1/150 हेक्टेयर, और खर्चा आपने किया है 1350 रुपए का। तो 1350 रुपए का खर्चा आप कितने पे कर रहे हो 1/150 गुणा 1350, 0 से 0 कैंसिल, और 15 से कितनी बार 9 बार। तो आप कहेंगे कि सर 9 हेक्टेयर पर आप ये खर्चा कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि उस वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो 9 हेक्टेयर है, ठीक है। अब हमें उसके चारों ओर बाड़ लगानी है। बाड़ लगाने की दर 8 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से है। तो पहले आप उसकी परिमाप निकालिए, क्योंकि चारों तरफ बाड़ लगा रहे हो तो परिमाप चाहिए, और परिमाप के लिए हमें भुजा चाहिए। तो उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है 9 हेक्टेयर। एक और आप एक चीज और भी ध्यान रखिए, अगर हेक्टेयर को अगर हम वर्ग मीटर में बदलें तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। क्या होता है दोस्तों 10,000 वर्ग मीटर। तो देखिए अगर मैं उस वर्गाकार खेत की अगर भुजा a मानूं तो उसका क्षेत्रफल a² होगा। तो उसका क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर, या 9 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। तो a² बराबर इतना होगा। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 9 का तो वर्गमूल हो गया 3, और 10,000 का कितना हो गया दोस्तों 100। तो आप कहेंगे कि उस खेत की जो प्रत्येक भुजा की माप है वो 300 मीटर है ना। अगर परिमाप चाहिए तो 4a बराबर क्या लिखोगे
4 गुणा 300 बराबर 1200 मीटर, और 1 मीटर पे आप 8 रुपए का खर्चा करते हो तो 1200 पे कितने रुपए का खर्चा होगा? 1200 गुणा 8 बराबर 9600 रुपए। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो 9600 रुपए रहेगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर लंबाई और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार शीट के प्रत्येक कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा गया है और शेष शीट को एक खुला आयताकार डिब्बे बनाने के लिए मोड़ा गया है। डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक आयताकार शीट है। क्या है? आयताकार शीट। तो हमने एक आयताकार शीट बना दी। ये लो, इस प्रकार से आपके पास आयत है, ये आयताकार शीट हो गई। इस शीट की जो लंबाई है दोस्तों वो 24 सेंटीमीटर है, यहां से 24 सेंटीमीटर है, और इधर से ये कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 18 सेंटीमीटर है। अब क्या कहता है, देखो कि उसके प्रत्येक कोने पर 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा गया है। प्रत्येक कोने पर, देखो प्रत्येक कोने पर 3 सेंटीमीटर का, तो मैं यहां से एक वर्ग काट देता हूं इस प्रकार से। एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, और एक वर्ग ये हो गया। प्रत्येक की जो माप है वो कितनी कितनी है? 3-3 है ना, इधर 3-3 है इन सब की। अब आपको बताना है कि इससे एक आयताकार डिब्बा बना रहे हैं। तो देखिए अगर आप यहां से इसको क्रॉस कर लेंगे तो आप देखिए ये वाली जो वैल्यू है, ये देखो आपका जो नया डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। एक बार देखना कि आपकी जो शीट है वो इस प्रकार से बनेगी, ऐसे। देखो ये जो सीन है इस प्रकार से, ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये इसका एक ऊपर वाला पृष्ठ होगा, ये एक पृष्ठ होगा। तो यहां से देखो अगर इस डायग्राम को लेकर बात करें तो इस शीट का जो आधार है वो केवल ये वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इससे, तो ये वाला पोर्शन रहेगा। तो इस वाले पोर्शन को लेकर बात करें तो देखो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 24 है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 24। ठीक है, और इसमें से ये 3 है, ये 3 है, तो 3 और 3 कितनी कट गई? 6। तो यहाँ से आप वैल्यू लिख सकते हैं कि ये जो है यहाँ से माप वो कितनी होगी? 24 - 6 बराबर 18। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो है, तो 3 ये कम हो गई और 3 ये कम हो गई, तो कितना हो गया? 6 कम। तो यहां से यहां तक की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो इसका आधार तो 18 गुणा 12 है, मतलब जो आयताकार आपका सीट बन रहा है उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और फिर यहां चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई को लेकर बात करें तो ऊंचाई क्या होगा? अगर इस पृष्ठ को आप यहां से मतलब कि यहां से लाइन करके इधर से आप खड़ा करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी? 3 सेंटीमीटर। तो इस सीट की जो एच की वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर होगी। अब इससे जो डिब्बा बना है, आयताकार जो डिब्बा बना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आयताकार डिब्बा बन रहा है तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये घनाभ है। क्या है? घनाभ है। और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 गुणा LB प्लस BH प्लस क्या होता है? HL होता है। ठीक है, तो चलो LB की वैल्यू हम निकालें तो 18 गुणा 12, तो 180 और 36 कितना हो रहा है? 216। तो LB की वैल्यू 216 हो गई। ठीक है, प्लस फिर यहां नेक्स्ट करें BH, तो 12 गुणा 3 36। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है? HL है, तो HL की वैल्यू 18 गुणा 3 तो 54। अब देखिए ये आपका 80 हो गया, 80 एक 90 हो गया। ठीक है ना, 90 तो ये हो गया, और ये 290 और ये 306। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो 306 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सेकंड ऑप्शन रहेगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई। ठीक है ना, चलिए आगे वाले क्वेश्चन को लेकर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 4:7 है और उनके खर्च का अनुपात 11:20 है। यदि दोनों प्रत्येक महीने 400 रुपए बचाते हैं तो उनकी मासिक आय क्रम से क्या होगी? देखिए अब क्या कर रहे हो कि आय का अनुपात 4:7 है। कितना है? 4:7।
ठीक है। तो एक की आई में 4x और दूसरे की आई में क्या मान लेता हूं 7x। तो पहले वाला बंदा 4x कमाता है, दूसरा 7x कमाता है। अब ये क्या करते हैं, अपनी आय में से प्रत्येक 400 रुपए की बचत करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। और यदि हम खर्च निकालें तो आय में से क्या घटा सकते हैं, बचत। तो यहां पर आय 400 है, बचत इसकी 400 रुपए है, तो ये इसका खर्च हो गया। इधर आय है 7x, तो इसकी भी बचत 400 रुपए, ये इसका खर्च हो गया। जबकि क्वेश्चन में खर्च का अनुपात दे रखा है कितना, 11:20। तो आप किसके इक्विवेलेंट रखोगे इसको, 11/20 के। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना, तो ये तो आपका 80x हो जाएगा माइनस 8000 हो जाएगा। 11 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 77x, और इधर होगा तो कितना होगा दोस्तों, 4400। 77x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा तो 3x बचेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा तो 3600 बचेगा। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना हो गया, 1200। अगर दोनों की आय को लेकर हम बात करें तो पहली आय x का मान 1200, तो 12 गुना 4 कितना हो गया, 4800। तो ये पहले व्यक्ति की आय होगी। 7 गुना 1200 तो ये हो जाएगा आपका 83। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन, 4800 रुपए एवं 8400 रुपए। ठीक है, ओके। चलो अब अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कारखाने में 2 वर्षों में सीमेंट का उत्पादन 2000 से बढ़कर 2420 टन हो गया है। इसकी वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। एक तो दोस्तों आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, है ना, कि ये कह रहा है कि 2000 से 2 वर्ष बाद 2420 टन हो गया है। ठीक है, तो एक तो आप इसे ऑप्शन लेके मान सकते हैं कि 2000 पे 2 कर्मागत वर्ष, 2 वर्ष के लिए बात कर रहे हैं तो 8% हो सकता है, 12% हो सकता है, 10% हो सकता है, 14% हो सकता है। एक तरीका तो आपका ये हो सकता है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप प्रोसेस से करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि 2000 से 2420 हुआ कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष होता है तो हम इसका वर्गमूल करते हैं। ठीक है, और 3 वर्ष होता है तो हम क्या करते हैं, घनमूल। तो हम यहां से बताएं कि 2000 अनुपात 2420, पहले आप इसका रेशो निकालिए तो 200 अनुपात 242 होगा। फिर आप क्या करें कि यहाँ से और भी काट सकते हैं, 2 से तो ये 100 हो गया और ये कितना हो गया 121। 2 वर्ष है तो इसका वर्गमूल करके लिखिए, तो 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10 और 121 का कितना आएगा 11। तो यहाँ से हमारे पास वृद्धि कितने की है, 1 की, क्योंकि ये 2 वर्ष की बात थी। हमें 1 वर्ष की कर्मागत वृद्धि चाहिए ना, तो 1 वर्ष की चाहिए। तो 10 से कितना हुआ 11, और किस पर हुआ 10 पे, और गुणा कितना 100। तो हमारे पास जो आंसर है वो 10% रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका जो वृद्धि दर है, कमी दर है, या चक्रवृद्धि ब्याज में, या कोई कर्मागत वृद्धि या कमी हो, तो इनमें सभी में लागू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को आप सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और इसका सही आंसर 3rd ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में PAB वृत्त की छेदक रेखा और PT स्पर्श रेखा है। यदि PT बराबर 5 सेंटीमीटर और PA बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो AB की माप ज्ञात करें। देखिए, ये आपके पास डायग्राम है। यहां पर PT एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, PT क्या है, स्पर्श रेखा, और ये PAB एक छेदक रेखा है ना, और ये वृत्त की क्या है, परिधि। तो इन दोनों के बीच देखो, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच एक प्रमेय होती है। उस प्रमेय में हम कहते हैं कि जो स्पर्श रेखा का स्क्वायर है वो PA इंटू PB के इक्विवेलेंट होता है। मतलब हम इस PT स्क्वायर की जो वैल्यू है वो PA इंटू PB के इक्विवेलेंट बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर PT स्क्वायर बराबर क्या हो गया, PA इंटू PB। ओके, अब हम PT की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो PT का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये आपका 25 हो गया। PA की वैल्यू आपको 3 दे रखी है और गुणा PB हो गया। ठीक है, अगर PB की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 25 बटा कितना रहेगा 3, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, AB की। तो एक काम हम कर सकते हैं कि देखो, PB में से अगर PA को घटा दे तो AB की वैल्यू मिलेगी। तो आप यहां से कर सकते हैं कि AB बराबर क्या होगा, PB माइनस PA। तो PB की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है 25 बटा 3, और PA की वैल्यू आपकी 3 दे रखी है। ठीक है,
तो यहां से आप एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 9 और 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। तो आपका जो सही आंसर है ए बी का वो 16/3 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन सही है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है 95 कि 1650 रुपए पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 रुपए पर सगणित ब्याज से 30 रुपए कम है, तो उधार दिए गए धन की समय अवधि क्या है। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास दो प्रकार की राशि है, एक तो 1650 है जो 4% की दर से, और एक है 1800 रुपए, ठीक है, ये भी 4% की दर से ही। अब ये कह रहा है कि जो 1650 रुपए पर जो ब्याज मिलता है और जो 1800 रुपए पर जो ब्याज मिलता है, तो 1800 रुपए पर मिलने वाला ब्याज 1650 रुपए पर मिलने वाले ब्याज से 30 रुपए कम है। सॉरी, ये 1650 रुपए वाला कम है किससे, 1800 रुपए वाले से, ठीक है। तो हम दोनों की समय अवधि अगर टी वर्ष माने तो यहां कैलकुलेट करते हैं कि 1650 पर ब्याज 4t बटा कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यहां से 2 हो गया, इधर से 5 और 5 से ये कितना हो गया दोस्तों 3 और 33। तो 1650 रुपए पर हमें ब्याज कितना कैलकुलेट होके मिला 66t। अगर 1800 पर हम 4% से निकालेंगे टी समय के लिए तो 4t बटा 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 72t। अब बताओ दोनों के ब्याज का जो अंतर है वो कितना टी आ रहा है, ये है 6t। तो 6t ब्याज का अंतर है, जबकि ब्याज का अंतर तो आपको 30 रुपए दे रखा है ना। तो 6t बराबर आप कितना पुट कर देंगे दोस्तों 30, तो t बराबर 30 बटा 6, तो कितना हो जाएगा 5। तो आपकी जो समय अवधि है वो कितनी रहेगी 5 वर्ष, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई है, और इसका जो सही आंसर है वो 5 वर्ष होगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि भुवनेश्वर ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम 100 मानकर करते हैं कि मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना है 100। अगर 5% हानि में बेचा तो उसको कितने में बेचेगा वो 95 रुपए में, और फिर उसको 5% का लाभ होता है, तो 5% लाभ के लिए वो कितने में बेचेगा दोस्तों 105 रुपए में। अब देखिए पहला सौदा 95 रुपए का है और दूसरा सौदा 105 का है, सौदे में कितना रुपए ज्यादा 10 रुपए, जबकि क्वेश्चन कितना अधिक बता रहा है 80। बात समझ में आ रही है ना कि यहां पर 10 रुपए है, क्वेश्चन में कितना बता रहा है 80। तो क्वेश्चन 80 कह रहा है, हम 10 बता रहे हैं, हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य कितना मानकर चले हैं 100, तो गुणा 100 हो गया। तो यहां से देखो आंसर जो है आपका 800 रुपए रहेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सेकंड ऑप्शन रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई, इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो दोस्तों एक बात मैंने कही होगी कि आप किसी भी वस्तु के मूल्य में समान प्रतिशत की वृद्धि और समान प्रतिशत की कमी करते हैं तो परिणाम सदैव कमी में ही मिलता है, और ये 20% की वृद्धि और 20% की कमी है। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं कि 20 गुणा 20 बटा कितना 100। तो आप कहेंगे कि सर इसमें 4% की क्या रहेगी कमी रहेगी। आप प्रोसेस से भी लेकर बात कर सकते हैं, 100 मानकर भी बात कर सकते हैं, फ्रैक्शन से लेकर भी बात कर सकते हैं, वो सब सारी चीजें आप लोगों को आ रही है, ठीक है। चलो तो ये 4% कमी होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। क्वेश्चन 98 क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेषफल 21 आता है, यदि उसी संख्या के 2 गुना में 7 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 35 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल आपका 21 आ रहा है। अब उसी के 2 गुने में हम किसका भाग लगा रहे हैं 7 का, तो पहले हम 7 का भाग 21 में लगाते हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है 0, क्योंकि 3 बार पूरा पूरा चला गया 0। अब संख्या को दुगना किया है ना,
तो शेषफल को भी दुगना कर दो, तो इसको 0 को दुगना करेंगे तो भी आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो पहला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 99 कि यदि n एक पूर्णांक हो तो n³ माइनस n निम्नलिखित में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगी। देखिए हमारे पास n³ माइनस n दे रखा है और ऑप्शन दे रखा है 4, 5, 6 और 7, और हमें बताना है कि ये संख्या किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी। तो एक बार बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए, देखो आप यहां पर वैल्यू को पुट करके भी देख सकते हैं कि n बराबर 1 रख के देखें, 2 रख के देखें, 3 रख के देखें, 4 रख के देखें। मैं इसके कंसेप्ट से आपको क्लियर करता हूं। देखो क्या हम दोनों में n कॉमन ले तो इधर क्या बन जाएगा, n² माइनस 1। ठीक है, अब इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, तो यहां पर a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा, तो ये n प्लस 1 और n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक संख्या आई है n प्लस 1 और n माइनस 1। ठीक है ना, तो इन तीनों संख्या को हम देखकर ये कह सकते हैं कि अगर n पूर्णांक है तो ये तीनों संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं। क्या है, क्रमागत संख्या। और आप सभी जानते हैं अगर 3 क्रमागत संख्या है तो उसमें 2 विषम हो सकती है, 1 सम हो सकती है, या 2 सम हो सकती है, 1 विषम हो सकती है। और 3 अगर क्रमागत संख्या है तो तीनों क्रमागत संख्या 3 से सदैव विभाजित होगी। तो यहां पर यह फाइनल हो चुका है कि यह संख्या 3 से तो 100 और 110% विभाजित होगी। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, देखो जैसे 4 गुना 5 गुना 6, तो देखो यहाँ 6 3 से डिवाइड है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 6 गुना 7, तो भी आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड है। ठीक है, तो दूसरी बात और देखो कि अगर तीनों क्रमागत संख्या है तो सम और विषम अल्टरनेट चलती है, तो पहली सम फिर विषम, फिर सम फिर विषम, या पहली विषम फिर सम और फिर विषम। तो यहां पर हम देखें तो कोई ना कोई एक संख्या सम जरूर होगी, इवन जरूर होगी। अगर इवन है तो वो 2 से भी डिवाइड है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या 2 से भी डिवाइड होगी। तो 3 और 2 किससे डिवाइड हो रही है दोस्तों, 6 से। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, 6, क्योंकि ये 6 से सदैव क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके भी इनका आंसर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन, 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय होता है। यह सही बात है कि 2 परिमेय का योग सदैव क्या होता है, परिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो आपका दूसरा कथन भी सत्य है। अब देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होगा, नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि अगर 2 अपरिमेय संख्या को लेकर बात करें, s को हम अपरिमेय से ही बताते हैं, है ना, तो s प्लस s, तो हम ये कहते हैं कि इसका योग परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो यहां पर यह वाला कथन आपका क्या है, असत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा। एक बार चौथे ऑप्शन पर और बात कर लेते हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय अथवा अपरिमेय रहेगा। बिल्कुल सही है, अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को हम गुणा कर रहे हैं तो इनका रिजल्ट जो है वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। तो इस चारों ऑप्शन में से आपका थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर का। देखिए कि यदि 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूं कि अगर 2 की पावर देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 दे रखा है। एक काम हम करें कि इन दोनों को ऐसे तोड़ देते हैं, x की पावर 2 की पावर x गुना 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर x गुना 2 की पावर 2, है ना, बराबर 3। क्योंकि आधार समान है तो घाती क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। दोनों में से 2 की पावर x कॉमन आ गया तो यहाँ 2 की पावर 4 बची, जो वैल्यू कितनी है 16। फिर यहाँ 2 की पावर 2 बचेगी तो कितना रहेगा 4, बराबर कितना हो गया दोस्तों 3। अब 2 की पावर x बराबर देखिए 16 माइनस 4 तो 12 रहेगा और 3 से डिवाइड करेगा तो 3/12, तो हम यहाँ पर 1/4 लिख देंगे। और 1/4 को हम कितना लिख पाएंगे दोस्तों,
1/2 की पावर 2। जब 2 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर -2 होगी। और हम सभी जानते हैं कि आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो सही आंसर जो ऑप्शन रहेगा वो -2 रहेगा। ठीक है, चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का कि 5 की पावर 9 फिर इसकी करनी है 6, मतलब इस 6 का मतलब होता है पावर में 1/6 से गुणा, तो आप इसको लिखेंगे 1/6। ठीक है, फिर इसके बाद रूट, फिर मतलब यहां पर 3 लिखा हुआ है तो इस 3 का मतलब भी क्या है कि किससे गुणा है, 1/3 से। और यहां पर पावर में कितनी है दोस्तों, 4। तो पहले वाले जो सीन है वो क्या बना, 5 की पावर 9 गुणा 1/6 गुणा 1/3 गुणा 4। इसी प्रकार अगर हम गुणा को लेकर इसकी बात करें तो देखो 5 की पावर कितनी आ रही है, 9, फिर कितना हो जाएगा 1/3 गुणा में, फिर कितना हो जाएगा 1/6, और फिर गुणा में कितना हो जाएगा 4। अब आप देखिए 3 से यहाँ 3 और 3 से यहाँ पर 2 और 2 से ये 2, तो ये तो हो गई 5 की पावर 2। इधर देखिए 3 से डिवाइड होगा 3 बार, फिर 3 से यहाँ 2 बार, और 2 से ये कितना 2, तो इधर भी कितना रह जाएगा 5 की पावर 2। अब देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो 5 की पावर 4 रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस k पूर्णतया x प्लस 1 से विभाजित है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अगर इसका एक गुणनखंड ये है तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 बराबर 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब हम किस में वैल्यू पुट करेंगे, x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस k में, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो -1 की पावर 100 हो जाएगी प्लस -1 की पावर 99 हो जाएगी प्लस के, तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 0, क्योंकि पूर्णतया डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आपका 0 ही रहेगा। अब यहाँ से वैल्यू प्लस की और इधर -1 और प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास जो के की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 0। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर का कि यदि समीकरण x² प्लस x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 5 है तो k का मान आपको ज्ञात करना है ना। अगर देखिए मूल अगर 5 है तो सीधी सी बात है x की वैल्यू यहां पर 5 रहेगी। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का कितना हो गया 5 और प्लस के बराबर क्या आ रहा है दोस्तों 0। 25 और 5 कितना हो रहा है 30। अगर ट्रांसफर होगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों माइनस का, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30। तो सही आंसर आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये आपका 104 नंबर का क्वेश्चन रहा। चलो इससे आगे हम बात करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस q बराबर 0 के मूल है तो α² प्लस β² का मान ज्ञात करना है। देखिए समीकरण आपके पास ये है x² माइनस px प्लस q बराबर 0 और इसके दो मूल अल्फा और बीटा है। तो आप सभी जानते हैं कि जो मूलों का योग होता है वो माइनस के b/a होता है। तो माइनस का b की वैल्यू कितनी है -p, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक a की वैल्यू 1 है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो अगर अल्फा गुणा बीटा मूलों के गुणनफल की बात करें तो c/a, तो c की वैल्यू q, a की वैल्यू 1, तो अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी q हो जाएगी। अब देखो मान किसका कैलकुलेट करना है α² प्लस β² का। तो आप सभी जानते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो α² प्लस β² प्लस 2α बीटा होता है। ठीक है, और इसका मान हमें कैलकुलेट करना है तो इस वैल्यू को हम ट्रांसफर कर दें।
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ही, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p है तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर, और इधर माइनस का 2 है, ठीक है, और यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है q। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा दोस्तों वो p स्क्वायर माइनस 2q रहेगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। चलो, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 है तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा। देखो, इसको संतुष्ट करना मतलब आप किसी समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो सीधी सी बात है उसके LHS भाग को उसके RHS भाग के बराबर रखना होगा। तो अब इन 4 ऑप्शन में से हमें वो चयन करना है कि जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम पहले तीसरे ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं कि x का मान यदि 2 और y का मान 2 है तो देखिए 2 2 4 प्लस 2 बराबर 6, तो 6 बराबर 6। तो कौन से युग्म से ये संतुष्ट हो रहा है दोस्तों, तीसरे वाले युग्म से, तीसरे ऑप्शन से। तो यहाँ हमारा जो आंसर रहेगा वो थर्ड ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ओके, आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107। क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान ज्ञात करें। देखो, ये वैल्यू दे रखी है, इसका मान निकालना है x की पावर 5। अब x की पावर 5 कैसे कैलकुलेट होगी, देखो x प्लस 1/x बराबर 2 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर प्रॉपर्टी लगाएंगे। स्क्वायर प्रॉपर्टी में हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी संख्या का स्क्वायर माइनस 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फिर हम क्या करते हैं, यहां पर क्यूब प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो क्यूब प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करोगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो संख्या का क्यूब माइनस 3 गुना संख्या होती है। तो संख्या का क्यूब कितना हो गया 8, और 3 गुना संख्या मतलब 3 गुना 2 6, तो 8 में से 6 घटा रहे होंगे तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी 2। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई सेकंड। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करता है। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुणा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों 2 गुना 2 4। अब देखो हम इसको इस पद से गुणा करते हैं तो x की पावर कितनी आ जाएगी 5, और फिर हम इसको इस पद से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा x क्यूब। इसी प्रकार ये पहला वाला पद इससे मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बटे x स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला पद इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/x की पावर 5, और बराबर में कितना आ रहा होगा दोस्तों 4 आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो 2 से 3, 1/x बच गया, इधर x स्क्वायर से 1x, तो यहां पर देखो क्या बच रहा है। अगर हम यहां पर कैलकुलेट करें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो यहां पर आपके पास बचेगा कि यहां से तो बच जाएगा 1/x और यहां से बच जाएगा x, और बराबर में कितना है दोस्तों 4 है। अब सभी आप इसकी वैल्यू जानते हैं 1/x प्लस x, क्योंकि गिवन ही है, कितनी है 2। अब 2 हम यहां रखेंगे और उधर ट्रांसफर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है किसकी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 2 है, उधर जाएगी तो 4 में से 2 घटेगा तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 कि AB समांतर CD, तो ABC में संबंध बताइए। आपको कहा जा रहा है कि जो AB है वो पैरेलल किसके है CD के है, और कोण ये A है B है, और यहां पर कोण क्या है C। अब इसमें संबंध बताना है तो इनको एक जगह लाने के लिए हम क्या करें दोस्तों कि AB CD के एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, ठीक है। AB और CD के एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये E पॉइंट है और ये क्या है F पॉइंट, तो ये तीनों पैरेलल हो गई। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि AB समांतर EF समांतर क्या होगी CD,
ठीक है। अगर ये समांतर है तो आप यहां से समझिए कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है दोनों आंतरिक कोण है। दोनों क्या है? आंतरिक कोण। और आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर इसमें से ये कोण A है तो इस वाले कोण की माप 180 माइनस A हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण की बात करें, इस वाले कोण की और इसकी, तो ये भी आंतरिक कोण है, तो इसकी माप कितनी हो जाएगी? 180 माइनस B। और आप यहां से चेक करना दोस्तों कि जैसे अगर इस वाले कोण को लेकर हम बात करें, ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर रहेगा? C के बराबर। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 180 माइनस A प्लस 180 माइनस B बराबर कितना हो जाएगा? C। A और B को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, तो A प्लस B प्लस C। और 180 और 180 कितना हो रहा है दोस्तों? 360। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा A, B और C का वो 360 के इक्विवेलेंट रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 109 है कि यदि किसी त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त का केंद्र O हो और BOC 110 हो तो कोण BAC का मान क्या होगा? देखिए अंतःवृत्त की बात करें, देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज बहुत होते हैं। पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं और इसमें जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है वो भी हम क्लियर करते हैं। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है ऐसे, हमारे पास इस प्रकार से एक त्रिभुज है। ठीक है। इस त्रिभुज का ये वाला पॉइंट A, B और मैं C ले लेता हूं। ठीक है ना। ये कोई अंतःवृत्त केंद्र है। क्या है? अंतः केंद्र। क्या? O। और यहां से अगर O को हम B से मिलाते हैं और O को हम किससे मिलाएं? C से। ठीक है। तो यहां पे जो बनने वाला कोण है वो अंतः केंद्र पे कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? अंतः केंद्र पे BOC। और इसका माप कितना है? 110 डिग्री। तो आप सभी जानते हैं कि अगर अंतः केंद्र की हम बात करें, अंतः केंद्र की, तो अंतः केंद्र पे जो कोण BOC है वो इक्विवेलेंट होता है 90 प्लस कोण A/2 के। ठीक है। और A क्या होता है? इसका विपरीत पॉइंट। ठीक है ना। तो हमें यहां पर BAC का मान ही चाहिए, तो BAC का मान, इसका मान चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू 110 दे रखी है, इसकी 90 और प्लस कोण A/2 हो गया है ना। ये 90 इधर आएगा तो किसका होगा? माइनस का, तो यहां 20 बच जाएगा, सामने हो जाएगा कोण A/2 और कोण A की जो वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना डिग्री बनाएगी दोस्तों? 40 डिग्री। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा। लेकिन यहां पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि जब अंतः केंद्र पे बनता है तो ये सीन होता है, लेकिन यदि यह परिकेंद्र हो, ठीक है, क्या हो? परिकेंद्र, तो परिकेंद्र पर अगर कोण BOC है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 2 गुणा कोण 1 के बराबर होती है। किसके बराबर? 2 गुणा 1 के बराबर। ठीक है। और यदि यह लंब केंद्र होता है, क्या होता है? लंब केंद्र, तो लंब केंद्र में कोण BOC की जो वैल्यू है वो 180 माइनस कोण A के बराबर होगी। 180 डिग्री माइनस A। तो अंतः केंद्र पे 90 प्लस कोण A/2, परिकेंद्र पे 2 कोण A और यहां पर लंब केंद्र पे क्या बनता है? 180 माइनस A। तो इसका जो सही आंसर है वो थर्ड ऑप्शन रहेगा। ठीक है। चलिए अब इस पेपर का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि AB एक वृत्त का व्यास है, ABCD उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ACD बराबर 40 डिग्री हो तो कोण BAD की माप होगी। ठीक है। चलो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक वृत्त है हमारे पास इस प्रकार से। इस वृत्त में क्या कह रहा है कि AB जो है वो व्यास है, तो मैं यहां से व्यास बनाता हूं। ये AB, यहां पर ये केंद्र है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ठीक है। AB एक व्यास है और इसके भीतर ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD चक्रीय चतुर्भुज, तो यहां से चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण हम करते हैं। देखो यहां से ये आपका चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण हुआ। ठीक है। यहां पे C और यहां पर मैं क्या मान लेता हूं? D मान लेता हूं। अब ये कह रहा है कि कोण ACD बराबर 40 डिग्री है, तो देखो AC और D ये वाला,
तो आप यहां से इसको मिला दीजिए, जैसे मैं यहां से मिला देता हूं इधर, है ना। तो ये वाला जो कोण है वो 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री। और हमें पूछ रहा है BAD की माप, तो BAD की माप, BA और D की, इस वाले कोण की माप चाहिए। अब आप दोस्तों सोचिए कि अगर AB एक व्यास है, तो व्यास है तो आधावर्तीय है, आधावर्तीय है, और इस व्यास द्वारा परिधि पे जो कोण अंतरित है वो कितना डिग्री होगा? वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वृत्त में अर्धवृत्त का जो व्यास होता है वो समकोण होता है। तो ये अर्धवृत्त का व्यास होगा, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। देखो ऐसे वाला, ये 90 डिग्री है, और आप ये सोचिए कि ये 90 है, ये 40 दे रखा है, तो ये टोटल कोण कितना हो गया? तो 90 प्लस 40, तो 90 प्लस 40 बराबर 130 हो गया। तो इस वाले चतुर्भुज का ये वाला कोण 130 होगा। और ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज है तो आप सभी जानते हैं कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण और इस वाले कोण का योग 180 होगा, जिसमें से ये 130 है, तो ये वाला जो कोण है दोस्तों वो 180 माइनस 130 बराबर कितना रहेगा? 50 डिग्री। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 50 डिग्री होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। तो इस पेपर के ये कुछ क्वेश्चंस थे 30, जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। दोस्तों ये अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका अंतिम पेपर था, और सारे क्वेश्चंस हमने एग्जाम ओरिएंटेड करवाए हैं, और आप लोगों को बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन पेपर्स को आप सोल्व करते हैं तो आप अपने पेपर में जो मेन एग्जाम है उसमें एक अच्छा अप्रोच बना सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।